नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव के अलावा उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों को लेकर काफ़ी गहमागहमी मची हुई थी। पिछले 6 माह से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत सफलता न मिलने के कारण एनडीए ने इस बार विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए एक पूरी स्ट्रेटजी बनाकर काम करना शुरू किया था और इसीलिए ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प, कांटे की टक्कर के माने जा रहे थे। चुनाव संपन्न हुए, चुनाव परिणाम भी हमारे सामने आए और इस चुनाव परिणाम ने पूरे देश के राजनीतिक समीकरण को एक तरह से भारी उलटफेर कर दी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए। इसमें फूलपुर की सीट की अगर हम बात करें तो फूलपुर की प्रयागराज की सीट बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार इसी फूलपुर की सीट से जीतकर भारत के प्रधानमंत्री बने। पिछली बार प्रवीण पटेल यहाँ के विधायक थे, उनके सांसद बनने के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी और जो इससे पहले 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें महज सिर्फ 2700 वोटों से वो जीते थे। इसलिए सपा ने अपनी एक उम्मीद जानकर इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उनकी ये सारी कोशिशें नाकाफ़ी साबित हुई और भाजपा के दीपक पटेल ने सपा के मुस्तफा सिद्दीकी को 10,000 से भी अधिक मतों से हराया। अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट सपा के लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद खाली थी। यहाँ भाजपा के धर्मपाल निषाद ने सांसद लालजी वर्मा की धर्मपत्नी शोभावती वर्मा को हराया। यहाँ भाजपा को 31 साल के बाद जीत मिली है। जीत का सूखा खत्म हुआ है। अब मझवा मिर्ज़ापुर की सीट पर भाजपा के शुचि स्मिता मौर्य ने सपा की डॉक्टर ज्योति बिंद को लगभग 4,936 वोटों से हराया। मीरापुर मुजफ्फरनगर की सीट वही सीट है जहां ककरौली थाना क्षेत्र में एक दरोगा जी रिवॉल्वर लेके एक महिला को धमकाते हुए नजर आए थे। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और इसके बाद अखिलेश ने इस पर काफ़ी तल्ख टिप्पणियां की थी। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल की मिथिलेश पाल ने सपा की सुंबुल राणा को हराया। खैर सुरक्षित सीट अलीगढ़ से भाजपा की सुरेंद्र दिलेर ने सपा की चारू कैन को हराया। कुंदरकी मुरादाबाद की सीट काफ़ी चर्चित रही। ये सीट अप्रत्याशित परिणाम दे गई क्योंकि इस सीट पर 62% मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के भाजपा के रामवीर सिंह को 1,70,000 रिकॉर्ड मत हासिल हुए। खास बात ये रही कि यहाँ जो समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे रिजवान अहमद को मात्र 25,580 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। खास यहाँ पर पूरा क्रेडिट एनडीए को या भाजपा को देना ही ठीक नहीं होगा। हालांकि रामवीर सिंह प्रत्याशी एनडीए के थे, भाजपा के थे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत छवि भी वहाँ बहुत अच्छी है और जनता ने उनको दिल खोल कर वोट दिया। यहाँ पर खासकर मुस्लिम मतदाताओं ने जिस तरह से भाजपा को सपोर्ट किया तो एक नई आस भाजपा के लिए भी बन गई है कि वह मुस्लिम मतदाताओं में सेंध लगा सकते हैं। इसके बाद सीट आती है गाजियाबाद सदर अतुल गर्ग के सांसद बनने के बाद यह सीट भी रिक्त थी। यहाँ भाजपा के संजीव वर्मा ने सपा के राम जाटव को करीब 96,000 वोटों से हराया। करहल मैनपुरी की सीट ये सपा का गढ़ रहा है हमेशा से। सपा ने यहाँ पर अपना कब्जा बरकरार रखा। यहाँ मुकाबला दो यादवों और रिश्तेदारों के बीच में था। सपा के तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के भतीजे हैं, तो भाजपा से चुनाव लड़ रहे अनुजेश यादव धर्मेंद्र यादव के जीजा हैं।
ये पारिवारिक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल तेज प्रताप यादव ने भाजपा के अनुजेश यादव को 15,000 वोटों से हराकर अपनी विजय परचम फहराया। कानपुर की सीसामऊ सीट, ये सीट बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और सजा भी उनको कोर्ट से सुनाई गई थी। तो सजा याफ्ता होने के कारण उनकी विधायकी चली गई। उनकी जगह जब इस पर चुनाव हुआ तो उनकी पत्नी नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में उतरी और उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। ये जीत इरफान सोलंकी के लिए एक बहुत बड़ा जनता का नजराना है। एक शायर हैं कैसर उल जाफरी, उनका एक शेर है, ये ज़मीन पर टूट के कैसे गिरा गुरूर उसका, ज़मीन पे टूट कर कैसे गिरा गुरूर उसका, अभी अभी तो उसे आसमां पे देखा था। ये उन लोगों के लिए शेर है जो जरा सी सफलता मिलने के बाद आसमान में उड़ने लगते हैं। ये उनको ज़मीन पे लाने के लिए एक बहुत अच्छा शेर जाफरी साहब ने कहा था। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा माकूल लगा तो मैंने इसको आपके सामने पेश किया। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लगने लगा जैसे विपक्ष ने एनडीए को नेस्तनाबूद कर दिया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई। हालांकि बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बदली। जब लोकसभा चुनाव में उनको अपेक्षाकृत सीटें नहीं मिली, 400 का नारा लगा रहे थे और सीटें मिली 240, तो बॉडी लैंग्वेज उनकी भी बदली। थोड़ा सा 56 इंच का सीना उनका भी पीछे गया। मोदी जी के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव का अति आत्मविश्वास इस बार विधानसभा चुनाव में उनको ले डूबा। अखिलेश यादव अति आत्मविश्वास का शिकार हुए और समाजवादी पार्टी इस चुनाव में औंधे मुंह गिर पड़ी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कहाँ वो 9 की 9 सीटों जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन उसको 9 में सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। 7 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यदक्षता, प्रशासनिक कार्यदक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन इन चुनाव परिणामों ने इन सवालों का जवाब दे दिया है। जनता ने करारा तमाचा विपक्ष को जड़कर ये संकेत दे दिया है कि ये जो फॉल्स नैरेटिव की आपकी जो एक स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो चुकी है और आपको आगे भाजपा से लड़ने के लिए, एनडीए से लड़ने के लिए फिर से कोई एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। याद रखिए मित्रों, झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में ज़बरदस्त एक उत्साह था, एक जिज्ञासा का माहौल था। सभी की नज़र महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पे लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय से महाविकास अघाड़ी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और जिस तरह से इंडी गठबंधन के नेताओं के वहाँ दौरे हो रहे थे, तो ये लग रहा था यहाँ पर कांटे का चुनाव होगा। महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम निश्चित रूप से बहुत अप्रत्याशित रहे हैं। महाराष्ट्र के वोटर्स ने महाविकास अघाड़ी को पूरी तरह से सियासत की जमीन में दफन कर दिया है, पूरी तरह से दफन कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद एक तरह से डिप्रेशन में चली गई भाजपा को महाराष्ट्र और यूपी के परिणामों ने संजीवनी प्रदान की है, नई ऊर्जा से भर दिया है। कोई दो राय नहीं कि एनडीए घटक अब ज़्यादा आक्रामक होकर काम कर सकेंगे। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और सियासत के चाणक्य शरद पवार के मुख पर फिलहाल जनता ने, वोटर्स ने फेविकोल चिपका दिया है। महाराष्ट्र के अगर चुनाव परिणाम की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। बहुमत के लिए 145 सीटों की ज़रूरत होती है। यहाँ महायुति को ये 234 सीटें मिली हैं। 234 सीटें, कल्पना कीजिए। महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 50 सीटों से संतोष करना पड़ा है। अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो बीजेपी को यहाँ सिर्फ 132 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 16 सीटें मिली हैं, शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटें मिली हैं, एनसीपी अजीत गुट को 41 सीटें मिली हैं, शिवसेना उद्धव गुट को 20 सीटें मिली हैं, एनसीपी शरद गुट को सिर्फ 10 सीटें मिली हैं और 12 अन्य के खाते में गई हैं। अगर
कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ी, तो ये बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 132 पर जीती, जबकि शिवसेना शिंदे 81 सीटों पर चुनाव लड़ी, 57 पर जीती, जबकि एनसीपी अजीत 59 सीटों पर चुनाव लड़ी और 41 पर उसे जीत हासिल हुई। कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 16 ही जीत पाई। इतनी बुरी स्थिति, इतनी शर्मनाक स्थिति रही कांग्रेस की। शिवसेना उद्यम गुट 95 पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 20 जीत पाई। एनसीपी शरद गुट 86 पर चुनाव लड़ी, सिर्फ उसे 10 सीटें हासिल हुई। तो ये तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल अचीवमेंट्स और लॉस रहा। अब अगर वोट प्रतिशत पे हम चर्चा करें तो वोट शेयर जो रहा वो बीजेपी का लगभग 26.79%, शिवसेना शिंदे का 12.57%, एनसीपी अजीत का 9.69%, माफ करिएगा, एनसीपी शरद 11.31%, शिवसेना उद्धव को 10.4% और अन्य अदर्स को 11.34% वोट गया। 270 पुरुष महाराष्ट्र की विधानसभा में इस बार विधायक चुने गए, जबकि सिर्फ 18 महिलाओं को विधानसभा पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर मालेगांव सेंट्रल की बात करें तो मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के मोहम्मद खालिक सिर्फ 75 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों ने एक बड़ा साफ संकेत दे दिया है कि सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले दादा शरद पवार को फिलहाल वोटर्स ने फेयरवेल दे दिया है। यह संकेत है कि महाराष्ट्र की जनता शरद पवार से ज्यादा अब उनके भतीजे अजीत पवार पर भरोसा करने लगी है। जैसे WWE आप लोग देखते होंगे तो वहां पर अंडरटेकर गो टू स्लीप अपने राइवल से कहते हैं उस पर हमला करने के बाद, तो वैसा ही मुझे लगता है कि जनता ने अब गो टू स्लीप का इशारा दादा शरद पवार को दे दिया है। उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव बहुत बड़ा सेटबैक रहा, ये चुनाव परिणाम बहुत बड़ा सेटबैक रहा। उनको बहुत, उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर इससे काफ़ी प्रभावित होगा निश्चित रूप से। उद्धव ठाकरे को जिस तरह की राजनीति विरासत में अपने पिता बाला साहब ठाकरे साहब से मिली थी, ये उसके बिल्कुल बरक्स यानी विपरीत राजनीति कर रहे हैं। उनके पिता बाला साहब ठाकरे कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा के पोषक थे और वह शुद्ध हिंदी, बिना लाग लपेट के शुद्ध हिंदुत्व की राजनीति करते थे। उद्धव शुरुआत में उनके पदचिन्हों पर चले, लेकिन बाद में वह किंग मेकर की बजाय खुद किंग बनने की लालसा पाल बैठे और यही उनके लिए घातक साबित हुई। सत्ता के लोभ में हिंदुत्व का चोला उतारकर उन्होंने सेक्युलरिज्म का जामा पहन लिया और उनका ये बदला हुआ राजनीतिक स्वरूप फिलहाल जनता या वोटर्स को नहीं भाया और उनको नकारना शुरू कर दिया गया। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से हाशिए पर पहुंच चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे के पास एक ही रास्ता रह गया है कि या तो वह फिर से अपने पिता के पद चिन्हों पर चले और हिंदुत्व की राजनीति की तरफ लौटे, अन्यथा अगर सेक्युलरिज्म की राजनीति करनी है तो उनको वेट एंड वॉच का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। उनको मौजूदा सियासत के स्वरूप को, उनके फिलहाल मौजूदा सियासत के स्वरूप को जनता ने बिल्कुल नापसंद कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने खुद को साबित किया है कि वह जमीन से जुड़े एक जनाधार वाले नेता हैं, उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनके एक बयान जो चुनाव परिणाम के बाद आया है कि ऐसा कोई शर्त नहीं है कि जिस पार्टी को ज़्यादा सीट मिलेगी उसी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, उनके इस बयान ने ज़रूर भाजपा के खेमे में थोड़ी सी एक बेचैनी सी पैदा कर दी होगी। भाजपा नेतृत्व जरूर इसको लेके कुछ गंभीरता से मनन कर रहा होगा, क्योंकि अभी तक महायुति में जिस तरह से बेहतर कोऑर्डिनेशन और समन्वय देखने को मिला है, जीत का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। इन चुनाव परिणामों से ये भी साबित हो गया है कि जो मराठा आरक्षण का मुद्दा लोकसभा चुनाव में हावी रहा, वो इस चुनाव में बिल्कुल शून्य पर रहा, कोई उसका असर यहां नजर नहीं आया। जो जबरदस्त मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण महाविकास अघाड़ी की तरफ हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, वो ऐसा फिलहाल इस बार ऐसा कोई माहौल नजर नहीं आया। और
योगी आदित्यनाथ का जो बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, प्रधानमंत्री मोदी का नारा कि एक हैं तो सेफ हैं, काफी हिट रहा। लोकतंत्र, संविधान बचाने और पीडीए का फॉर्मूला हवा में उड़ गया। महाराष्ट्र में महायुति की जीत की एक बहुत बड़ी वजह माझी लाड़की बहन योजना भी रहा। इस योजना ने महिलाओं को बहुत अपनी तरफ आकर्षित किया, जबरदस्त तरीके से वो भाजपा से जुड़ी, महायुति सरकार से जुड़ी। सवाल यह भी है कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने जब बेहतर प्रदर्शन किया तो उसका पूरा श्रेय राहुल गांधी ने लेने की पूरी कोशिश की। राहुल गांधी कांग्रेस की जो थिंक टैंक है उसने यही प्रचारित करना शुरू किया, यही दर्शाना शुरू किया कि ये जो परिवर्तन हुआ है ये सिर्फ राहुल गांधी के वजह से हुआ है, और अगर उसका श्रेय राहुल गांधी ने लिया तो ये जो शिकस्त महाराष्ट्र में जबरदस्त हुई है, क्या इसकी पराजय का, इसकी जिल्लत आमेज पराजय का ठीकरा राहुल गांधी अपने सिर फोड़ेंगे या फिर किसी अन्य पर तोहमत लगाकर खुद बरी हो जाएंगे, देखते हैं। अब बात कर लेते हैं झारखंड के चुनाव की। झारखंड में कटोगे बटोगे का नारा बिल्कुल काम नहीं आया, यहाँ पर मोदी मैजिक भी बिल्कुल नहीं चला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहे, जमानत पर छूट के आए, लेकिन उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एनडीए को बिल्कुल जमीन दोज कर दिया, एक तरह से कहना चाहिए। तो 70% टोटल उनका जीत का परसेंटेज रहा है। वहाँ पर 81 सीटें हैं टोटल, जिसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा को अकेले 34 सीटें मिली हैं। 16 सीटों पर कांग्रेस जीती है, जबकि आरजेडी को 4, सीपीआईएम को 2 सीटें मिली हैं। इंडी गठबंधन को कुल 56 सीटें वहाँ पर हासिल हुई हैं, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 41 सीटों की जरूरत है। एनडीए को वहाँ पर सिर्फ 24 सीटें मिल पाई हैं, जिसमें तो 21 सीट सिर्फ भाजपा को मिली है और बाकी 3 सीटें उनके सहयोगी दलों को मिली हैं। इस तरह से वहाँ एनडीए पूरी तरह से धाराशायी हो गया। और कुछ और जगहों पर भी चुनाव हुए थे। पश्चिम बंगाल की सभी 6 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की। राजस्थान की 7 सीटों में से 5 भाजपा ने, 2 पर कांग्रेस ने, 1 पर कांग्रेस ने और 1 पर भारत आदिवासी पार्टी ने जीत हासिल की। कर्नाटक की 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी को 1-1 सीट मिली। बिहार में एनडीए ने 4 सीटों पर कब्जा कर लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली। छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तराखंड की 1-1 सीट पर चुनाव हुए, जहां पर 3 सीटें भाजपा ने जीती। तो ये चुनाव पर जो संपन्न हुए चुनाव का पूरा विश्लेषण था, और इससे ये साफ हो गया है कि इस चुनाव में किसी का नेरेटिव काम नहीं आया। जनता ने इस बार नब्ज पहचान कर, झूठ और सच को पकड़कर उसी हिसाब से मतदान किया है। महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी ने एक तरह से माहौल बना दिया था और ये लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे शायद उसी तरह के यहाँ परिणाम देखने को मिले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर हरियाणा की तरह ज़बरदस्त उलटफेर हुआ और महाविकास अघाड़ी को एक ज़बरदस्त जिल्लत में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश में जिस अखिलेश यादव का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, अति आत्मविश्वास था, वो उनको धाराशायी कर गया और वहाँ पर समाजवादी पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली, जबकि भाजपा एनडीए को 7 सीटों में सफलता मिली। अब ये जो चुनाव परिणाम आए हैं ये देश की राजनीति पर आगे बहुत अधिक प्रभाव डालेंगे और निश्चित रूप से तेवर बदलेंगे एनडीए के, क्योंकि एनडीए लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से थोड़ा सा बैकफुट पर थी, इन चुनावों ने उनको संजीवनी प्रदान की है और दोनों ही दलों को, चाहे वो इंडी गठबंधन हो या एनडीए को, फिर से अपनी रणनीति बनाने और उसी के मुताबिक काम करने का मौका मिलेगा। जय हिंद मित्रों।